नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कहानी की संपूर्ण इकाई से जितनी भी कहानियाँ दी गई हैं उन कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की। इससे पहले आप लोगों का रिवीजन में करवा रहा था। इकाई 5 कविता का मैंने करा दिया, इकाई 6 उपन्यास के भी 2 वीडियो आपको मिल गए, उससे आपका रिवीजन हो गया। अब आइए बात करते हैं कहानी की, इसके भी आपको 2 वीडियो मिलेंगे और कहानी के बाद में फिर ऐसे इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10 सारी इकाई का रिवीजन आपका चलता रहेगा। बाकी आप लोग भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, जो ऑनलाइन मेंबर्स नहीं हैं मैं देख रहा हूँ बराबर उनका भी कमेंट आ रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो रिवीजन के लिए जो आपको मिले चैनल पर डाला जाए वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखें प्रश्न, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा डॉक्टर नामवर सिंह का। सबसे पहला उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें 250 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चल नहीं सकते हम लोग, बस यह कि रिवीजन के तौर पर आपका चलता रहेगा। दूसरा देखें, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, कथन किसका है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आचार्य प्रेमचंद जी का। तो पहले का हो गया नामवर सिंह, दूसरे का हो गया प्रेमचंद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो कथन पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इन कथन को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं उनको तो ये PDF पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मेंबर्स नहीं हैं, हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए तो भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वह बोली, यह देखो, जानते हो ये किसका रक्त है? कर्नल गोरोवस्की का, और उसकी लोथ उसके घर के बाग में पड़ी है। मुझे धन की ज़रूरत है मास्को से भागने के लिए। कथन किस कहानी का है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विपथगा। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ हैं उन्हीं से कथन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार एक आध कथन महत्वपूर्ण ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ नहीं हैं, वहाँ से भी कथन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए एक आध प्रश्न बीच में हम डाल दे रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बेमेल छाटिए। तो यहाँ पर चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र बाला घोष, आकाशमाला जयशंकर प्रसाद, अपना अपना भाग जैनेन्द्र, ड्रैगिन अग्गे। तो इनमें से आपका हो जाएगा डी। 4 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, आकाशमाला जयशंकर प्रसाद। आकाशमाला जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल छाटिए। कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, कोसी का घटवार, शेखर जोशी, पिता ज्ञानरंजन, अमृतसर आ गया, निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर असत्य होगा आपका डी। प्रश्न संख्या 6, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या? कथन किसका है? लाल पान की बेगम जो कहानी है उसमें यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा मखनी बुआ। सही उत्तर होगा मखनी बुआ। अगला कथन, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है, कथन किसका है? तो जंगी की पतोहू। यहाँ पर सही उत्तर होगा 7 का बी, जंगी की पतोहू। बंसीधर ससुराल से क्या पहनना भूल गए थे? दुलाई वाली जो आपकी कहानी है उसमें पूछा गया है कि जो बंसीलाल हैं वो ससुराल से क्या पहनना भूल गए थे। तो सही होगा देसी धोती। सही उत्तर होगा 8 का ए, देसी धोती। प्रश्न संख्या 9, किस कहानी में जमींदार के द्वारा अपने किए गए कर्म पर पश्चाताप को दिखाया गया है? तो सही होगा आपका एक टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस कहानी में प्रमुख पात्र लक्ष्मा है? तो सही उत्तर होगा आपका कोसी का घटवार। कोसी का घटवार में लक्ष्मा प्रमुख पात्र है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संग्रहित नहीं है? ध्यान देना, संग्रहित नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर होगा मित्रों मरजानी।
ये संग्रहित नहीं है। बाकी सिक्का बदल गया, दादी अम्मा, गुलाब जल गड़ेरिया, ये तीनों आप देखेंगे कि ये तीनों कहानियाँ किस में संग्रहित हैं, तो बादलों के घेरे में। अब हो सकता है प्रश्न ऐसा आ जाए कि सिक्का बदल गया कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, तो आपका उत्तर होगा बादलों के घेरे। तो बादलों के घेरे में कौन कौन सी, सिक्का बदल गया, गुलाब जल गड़ेरिया और दादी अम्मा, ये कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं जो बादलों के घेरे में संकलित हैं। बादलों के घेरे कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं? सही उत्तर होगा आपका डी, 24 कहानियाँ संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी किस वर्ष की है? तो 1948। सही उत्तर होगा आपका 1948। कृष्णा सोबती किससे प्रेरित होकर सिक्का बदल गया कहानी लिखे हैं? तो अपनी नानी से प्रेरित होकर। सिक्का बदल गया कहानी की साहनी किस नदी के किनारे बसे गांव में रहती है? तो सही उत्तर होगा आपका चेनाब नदी, सी होगा चेनाब नदी। सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? साहनी की उम्र लगभग 65-70 वर्ष है। साहनी के बेटे बगल वाले गांव में रहते हैं। साहनी जिस दरिया में पिछले 50 वर्षों से नहाती है, एक दिन उसी किनारे दुल्हन बनकर आई थी। साहनी के सैकड़ों कारिंदे हैं। अब इनमें से बी गलत होगा, क्योंकि साहनी के बेटे बगल वाले गांव में नहीं रहते हैं। साहनी का पढ़ा लिखा बेटा है जो कहीं बाहर शहर में रहता है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अगला प्रश्न, शेरे का पालन पोषण साहनी ने किया। शेरा वर्तमान में 30-40 हत्याएं कर चुका है। शेरा की नज़र साहनी की हवेली की दौलत पर है। हुसैना ने कहा, आज शाह जी होते तो कुछ बीच बचाव करते। नहीं, डी होगा, हुसैना ने नहीं कहा है, साहनी ने शेरे से कहा है। साहनी शेरे से कहती है कि अगर आज शाह जी होते तो कुछ बीच बचाव करते। अगला प्रश्न, थानेदार दाऊद खां की मंगेतर को साहनी ने मुख दिखाई में क्या दिया था? तो सही उत्तर होगा आपका कर्णफूल दिया था। थानेदार दाऊद खां मस्जिद के लिए कितने रुपए साहनी से लिया था? चंदे के रूप में। जब मस्जिद के चंदे के लिए आते हैं तो साहनी कितने रुपए देती हैं? सही उत्तर होगा 300 रुपये। साहनी किसे आशीष देते हुए कहती है, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे? तो सही उत्तर होगा डी, इस्माइल को। 10 का सही उत्तर डी होगा। साहनी जब दरिया से नहाकर लौटती है तो किस फसल के खेत से होकर वापस आती है? तो उस समय खेतों में कौन सी फसल लगी होती है? तो बाजरा लगा होता है। साहनी साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने, कथन किसका है? तो इससे ही उत्तर होगा आपका रसूला का कथन है। साहनी अपनी हवेली छोड़ते समय अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो 5 तोला सोना, केवल 5 चांदी के सिक्के, समस्त जेवरात या इनमें से कुछ नहीं। तो साहनी खाली हाथ हो जाती है। साहनी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी। अगली प्रश्नोत्तरी की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की नहीं है? तो नौरंगी बीमार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर आपका लगा हुआ है। नौरंगी बीमार है शेखर जोशी का है। ध्यान दीजिएगा, नौरंगी बीमार है किसका है? अगर लिखना चाहे तो आप लिख लें, शेखर जोशी का है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठुमरी, या ऐसा पूछा जा सकता है कि ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? तो इस तरीके के प्रश्न कुछ बन सकते हैं। लाल पान की बेगम किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो यह भी ठुमरी में। यानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा लाल पान की बेगम, ये सब कहानियाँ किस में? तो ठुमरी में संकलित हैं। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह परिंदे है, और परिंदे आपके पाठ्यक्रम में भी है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया भी है। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी रिश्ते है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि निर्मल वर्मा की पहली कहानी कौन सी है। फणीश्वरनाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? तो बट बाबा है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? तो सवासेर गेहूँ। सवासेर गेहूँ कमलेश्वर की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेमचंद जी की कहानी है। सवासेर गेहूँ आप लिख लें, प्रेमचंद की कहानी है। निम्न में से किसे आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद फणीश्वरनाथ रेणु को कहा जाता है।
तीसरी कसम कहानी हिंदी पंचांग के किस माह की कहानी है? तो कार्तिक माह की कहानी है। ध्यान रखना, शायद सभी लोगों को ना पता हो, लेकिन जिन्होंने कहानी अच्छे से पढ़ा है उन्हें यह पता होगा किस माह की कहानी है। तो कार्तिक माह की कहानी है। लाल पान की बेगम कौन है? तो बिरजू की माँ लाल पान की बेगम है। अभी मैंने ये प्रश्न एक प्रश्नोत्तरी में और कराया है, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर सिर्फ रिवीजन चल रहा है। जो ऑनलाइन मेंबर्स को कराया गया है वो सारे प्रश्नोत्तरी एक साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो प्रश्न कराया गया था, फिर यहाँ भी आपको मिल रहा है। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, किसका कथन है? तो जंगी की पतोहू। अभी आपने देखा ही है, अभी मैंने आपको कराया। लाल पान की बेगम में कहाँ मेला देखने जाने की बात हो रही है? तो बलरामपुर। बलरामपुर गोंडा का पड़ोसी ज़िला है, आप जानते होंगे गोंडा और बहराइच का पड़ोसी ज़िला है बलरामपुर। तो लाल पान की बेगम में कहाँ मेला देखने जाने की बात होती है? तो बलरामपुर की बात होती है। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 3 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? तो यहाँ पर तीसरी कसम कहानी का है। तीसरी कसम मूवी भी है, अगर आप लोगों ने देखा भी हो, शायद देखा भी हो कुछ लोगों ने, बहुत पुरानी मूवी है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो तीसरी कसम कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ तेरी आरजू पूरी होगी। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में एक संत आते हैं, फ़कीर होते हैं, जो दिलफरेब को बताते हैं कि पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है और वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। तो यहाँ पर 14 का उत्तर आपका डी होगा। दुनिया का अनमोल रत्न का ये कथन है। हाय मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र करके उसके चरणों पर लौटता। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? तो कानों में कंगना। सही उत्तर होगा आपका 15 का बी, कानों में कंगना। अब इसके बाद आइए अगले प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने किसे मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका जैनेन्द्र। किसे कहा है? तो जैनेन्द्र को कहा है। अगला प्रश्न, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र की किस कहानी पर उन्हें हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार कहा है? तो वो कहानी का नाम था उसकी माँ। सही उत्तर होगा दूसरे का बी, उसकी माँ। निम्न में से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? तो यहाँ पर मैंने आगे लिख दिया है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है, धुलाई वाले राजेंद्र बाला घोष का है, उसने कहा था चंद्रा शर्मा गुलेरी का है। तो यहाँ पर हिंदी का माइलस्टोन किसे कहा जाता है? तो उसने कहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार शायद प्रश्न पूछा भी गया है कि हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। निम्न में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक की छाप मानी जाती है? तो इंदुमती कहानी पर मानी जाती है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का है। इसके अलावा गुलबहार भी किशोरीलाल गोस्वामी का है, कानों में कंगना राधा राधिका रमन सिंह, रानी केत की कहानी इंसा अल्लाह खान। प्रेमचंद की किस कहानी में इटली के देशभक्त मेजनी के जीवन और संघर्ष की कहानी है? तो सही उत्तर होगा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई उनकी पहली कहानी कौन सी है? तो ममता। ममता जबकि प्रेमचंद की पहली कहानी नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ताकि आप कन्फ्यूजन में न रहें। प्रेमचंद की पहली कहानी ममता नहीं है, बल्कि प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई उनकी पहली कहानी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद नाम से लिखी गई पहली कहानी है, ना कि प्रेमचंद की पहली कहानी। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो चिंगारियाँ। चिंगारियाँ किसका है? तो चिंगारियाँ हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का। पांडे बेचन शर्मा उग्र का। जयशंकर प्रसाद का छाया कहानी संग्रह है, जिसमें 11 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रतिध्वनि आप जानते होंगे, जिसमें 15 कहानियाँ संग्रहित हैं। आकाशदीप जानते होंगे, जिसमें 19 कहानियाँ संग्रहित हैं। इसके अलावा आंधी कहानी संग्रह की बात करें तो वो भी प्रसाद का है। आंधी में 11 कहानियाँ संग्रहित हैं। इसके अलावा इंद्रजाल भी आप नाम सुना होगा आपने।
इंद्रजाल कहानी संग्रह भी प्रसाद का है, जिसमें 14 कहानियाँ संग्रहित हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी है? सही उत्तर होगा गृह लक्ष्मी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कौन सी कहानी बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिना बेगम का रूपांतर है? तो दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी। सही उत्तर होगा आपका 10 का ए। 11 देखें, कहानी वह कला है जो मानव के बाह्य जीवन और उसके अंतःस्थल में बनते बिगड़ते हुए समूहों और समस्याओं को क्षणिक विद्युत प्रकाश की भांति सामने ला छोड़ती है। यह कथन किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। डी होगा उत्तर। कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। किसका कथन है? तो अज्ञेय का कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र की नहीं है? तो विधाता जैनेन्द्र की कहानी नहीं, लेकिन अब आपके मन में ये चीज़ जरूर उठता होगा कि आखिर विधाता कहानी है किसकी। चलिए कोई बात नहीं, अपराध कहानी जानते हैं आप किसकी है? अपराध भी नहीं पता, कोई बात नहीं। कल्पनाओं का राजा जानते हैं किसकी कहानी है? नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, विधाता, अपराध, कल्पनाओं का राजा, ये कहानियाँ विनोद शंकर व्यास की हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लें, विधाता, अपराध, कल्पनाओं का राजा विनोद शंकर व्यास की रचना है। बल्कि बाकी दो चिड़िया, खेल, अपना अपना भाग्य, ये सब कहानियाँ किसकी हैं? जैनेन्द्र की हैं। ये सब कहानियाँ किसकी हैं? तो जैनेन्द्र की हैं। विधाता जैनेन्द्र की नहीं है, अपराध, कल्पनाओं का राजा विनोद शंकर व्यास का है। निम्न में से कौन सी रचना विशंभर शर्मा कौशिक की नहीं है? तो विशंभर शर्मा कौशिक की रचना गुलाम नहीं है, क्योंकि गुलाम जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी गल्प मंदिर पूछा जाता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, विशंभर शर्मा कौशिक का है। मणिमाला विशंभर शर्मा कौशिक का है। प्रेम प्रतिमा विशंभर शर्मा कौशिक का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो यहाँ पर चित्रशाला भी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। पाप का पराजय जयशंकर प्रसाद, कलावती की शिक्षा जयशंकर प्रसाद, सुनहला सांप जयशंकर प्रसाद, लेकिन चित्रशाला विशंभर शर्मा कौशिक की है। आप लिख लें, चित्रशाला किसका है? तो विशंभर शर्मा कौशिक का है। अब इसके बाद बहुत ही सरल प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और सीधा सीधा जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है उन कहानियों की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पिता कहानी के कहानीकार ज्ञानरंजन है। ज्ञानरंजन पहल नामक पत्रिका के संपादक भी थे। पिता कहानी में देवा बेटे की पत्नी कप्तान भाई है। पाठशाला, हीरे का हीरा, घंटाघर आदि कहानी भी ज्ञानरंजन की है। तो यहाँ पर असत्य विकल्प आपका डी होगा, क्योंकि पाठशाला, हीरे का हीरा, घंटाघर ये सब कहानियाँ ज्ञानरंजन की नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। किसकी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्न में से कौन सी कहानी ज्ञानरंजन की नहीं है? छलांग ज्ञानरंजन की है, अमरूद का पेड़ ज्ञानरंजन की है, क्षणजीवी ज्ञानरंजन की है, लेकिन देवरथ जयशंकर प्रसाद की है। लिख लें, देवरथ कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। देवरथ जयशंकर प्रसाद लिख लिया आपने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस कहानी में पिता बिल्ली के रोने की आहट से उठते हैं। इस कहानी का विषय मानवीय जीवन व्यवस्था, गर्मी के दिनों की पीड़ा, पिता पुत्र संबंध, घर का कर्ता पुरुष आदि है। इस कहानी में बेटा सोचता है कि पिता अबलिक बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार रूढ़िवादिता भूल गए हैं। पिता वाश बेसिन में कभी हाथ मुंह नहीं धोते हैं, बगिया वाले नल पर दातून करते हैं। तो इनमें से असत्य कथन होगा आपका सी, क्योंकि पिता कहानी में बेटा क्या सोचता है इसके बारे में, तो पिता अपने आगे किसी की बात नहीं मानते। बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार रूढ़िवादी ही रहते हैं ये बताया गया है। तो बुजुर्ग व्यक्ति रूढ़िवादिता भूल नहीं गए, बल्कि बुजुर्ग व्यक्ति रूढ़िवादी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, पिता कहानी में पिता की तुलना किससे की गई है? तो पिता की तुलना एक भीमकाय दरवाजे से की गई है। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है?
साहनी का निवास स्थान चिनाब नदी के पास है। दाऊद खां का पालन पोषण शाह परिवार ने ही किया है। ये कहानी विभाजन की समस्या पर आधारित है। अंत में साहनी शरणार्थी बन जाती है। तो यहाँ पर आपका असत्य विकल्प बी होगा, क्योंकि दाऊद खां का पालन पोषण शाह परिवार ने ही किया है। नहीं, दाऊद का पालन पोषण नहीं, शेरा का पालन पोषण शाह परिवार ने किया है। ध्यान रखना, दाऊद का नहीं, शेरा का पालन पोषण शाह परिवार ने किया है। प्रश्न संख्या 6 देखें। सिक्का बदल गया कहानी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो साहनी की उम्र लगभग 35 वर्ष है। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया है कि साहनी की उम्र लगभग 65 वर्ष है, क्योंकि 50 वर्षों से वो लगातार चिनाब नदी में स्नान करती है। तो अगर 50 वर्ष तक लगातार चिनाब नदी में स्नान करती है और फिर कहानी में बताया गया है कि जब साहनी की शादी हुई थी तो दुल्हन बनकर उसी नदी के किनारे आई थी, तो लगभग शादी की उम्र 15 से 20 वर्ष, उस समय की अगर बात की जाए तो शादी की उम्र 15 से 20 वर्ष, तो 65 से 70 वर्ष की उम्र लगभग साहनी की है, क्योंकि 50 वर्ष तक तो वो उसी में नहाती आ रही है। तो यहाँ पर जो 35 वर्ष लिखा है ये गलत होगा। साहनी को मूल्यों के सिक्के बदल जाने का दुख है। दाऊद खां की पत्नी को साहनी ने मुख दिखाई में कर्णफूल दिया था। मस्जिद के निर्माण के लिए साहनी ने 300 रुपये दिए थे। सारी चीज़ मैं आपको अभी बता चुका हूँ। सिक्का बदल गया कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? साहनी कपड़े बदलते हुए सहम गई क्योंकि रेत में अगणित पैरों के निशान थे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिक्का बदल गया कहानी में साहनी कपड़े बदलते हुए क्यों सहम गई? तो इसलिए सहम गई क्योंकि उसने देखा कि रेत में अगणित पैरों के निशान हैं। साहनी चिनाब में स्नान करके गेहूं के खेतों से होते हुए घर की राह ली। मैंने आपको बताया कि उस समय कौन सी फसल लगी हुई थी, तो मैंने आपको बताया कि गेहूं नहीं, गेहूं की फसल तो नहीं लगी थी। मैंने अभी प्रश्नों में बात की आपके लिए, तो इसलिए बी आपका सुमेलित नहीं है, बी आपका गलत है। शेरा की माँ का नाम जैना और पत्नी का नाम हसैना है। आई हाँ क्यों, छाबेले तड़पना किसका कथन है? तो हसैना का कथन है। तो इस तरीके से आपका बी सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 8, ऐ मर गई ऐ रब तैनू मौत दे कथन किसका है? तो यह कथन शेरा का है। शेरा अपने पत्नी से कहता है। कथन किसका है? तो शेरा का है। शेरा अपनी पत्नी से कहता है। प्रश्न संख्या 9, सिक्का बदल गया कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? साहनी कुछ नकदी जरूरी है। ये जब शरणार्थी बनती है, जाने लगती है, घर से चलती हैं, ट्रक में बैठने की बात होती है, तब दाऊद खां कहता है कि साहनी अपने साथ कुछ ले लीजिए, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। साहनी रब नू यही मंजूर सी, बेंगू पटवारी का कथन है, सही है। साहनी सुनो ट्रकें आती हैं लेने, रसूली का कथन है, ये भी मैंने आपको कराया है। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ, किसका कथन है? इस्माइल का। नहीं, ये शेरा का कथन है। जब साहनी चिनाब नदी से नहाकर वापस आती है तो रास्ते में ही शेरा के घर जाती है, शेरा की पत्नी को बुलाती है, उससे बात करती है। शेरा भी आ जाता है और फिर शेरा साहनी को छोड़ने के लिए आता है। तो यहाँ पर इस्माइल का कथन नहीं बल्कि शेरा का कथन है कि साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। सिक्का बदल गया कहानी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? साहनी हमने तो कभी ना सोचा था, नवाब बीबी का कथन है। क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है जिसका सिक्का बदल गया है? बेंगू पटवारी सोचता है। अब रब तुहानू सलामत रख के बच्चा खुशियाँ बख्शे, साहनी ने इस्माइल को कहा। तैनू भाग जगण चन्ना, साहनी ने वेंगू के सर पर हाथ रखकर कहा। नहीं, शेरा के सिर पर हाथ रखकर कहा था साहनी ने बेंगू के नहीं बल्कि शेरा के सर पर हाथ रखकर कहा था। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा आपका डी। प्रश्न संख्या 11 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कृष्णा सोबती की कहानी मित्रों मरजानी को लघु उपन्यास कहा जाता है। मित्रों मरजानी में स्त्री पुरुष संबंधों की साहसपूर्ण कहानी है। यारों के यार बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी में वहाँ का पटवारी दाऊद खां है। दाऊद खां नहीं है। अब यहाँ पर सिक्का बदल गया कहानी में दाऊद खां वहाँ का पटवारी नहीं बल्कि बेंगू पटवारी है। कौन सा पटवारी है? तो पटवारी का नाम है बेंगू पटवारी, दाऊद खां नहीं। दाऊद खां थानेदार है। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो।
वक्त का कुछ पता नहीं। कथन किसका है? तो दाऊद खां का है, अभी मैंने आपको बताया भी है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला का बचपन का नाम रानी चारूबाला था। दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुसुम संग्रह बंग महिला का कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर असत्य होगा आपका सी, इंदु नहीं बल्कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर सारे विकल्प इसलिए पढ़ रहे हैं, भले ही यहाँ पर टिक लगा हुआ है, लेकिन कई लोगों ने मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया है कि सर चारों विकल्प उच्चारित कर दिया करिए, इसलिए कि आपके चारों विकल्प से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो जल्दबाजी में आगे न बढ़ें, बल्कि चारों विकल्पों का उच्चारण कर दें, चारों विकल्प पढ़ दिया करें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो राजेंद्र बाला घोष बंगला में हिमवाहिनी के नाम से लिखती थी। नहीं, अब कुछ लोग यहीं पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं। हिमवाहिनी नहीं है, प्रवासिनी नाम से लिखती थी। प्रवासिनी, आप ध्यान दें, हिमवाहिनी नहीं, राजेंद्र बाला घोष बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। हो गया। भाई बहन कहानी 1908 ईस्वी में प्रकाशित बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अमराई बंग महिला की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही है, अमराई बंग महिला की कहानी नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। लेकिन इनमें से असत्य विकल्प पहला होगा, क्योंकि राजेंद्र बाला घोष बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। यहाँ अमराई बंग महिला की कहानी नहीं है, तो ये सही है, गलत कहाँ है भाई? अमराई बंग महिला की कहानी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमराई सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? चंद्रदेव से मेरी बातें में देवता के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें में देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें में श्रीलंका की बात हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना करती है और कुछ सवाल करती हैं। तो यहाँ पर आपका असत्य विकल्प सी होगा। चंद्रदेव से मेरी बातें में श्रीलंका की बात नहीं हुई है, बल्कि कलकत्ता शहर की बात हुई है। किस शहर के बारे में बात की जा रही है? तो कलकत्ता, न कि श्रीलंका। प्रश्न संख्या 16 देखें। निम्न में से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? इनमें लॉर्ड मिंटो पर व सरकारी महकमों पर व्यंग्य किया गया। तो लॉर्ड मिंटो पर नहीं, बल्कि लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। इसमें कलकत्ता के कल कारखानों को देखने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। इसमें भारत की आईपीसी को सर्वोच्च बताया गया, इंडियन पिनल कोड। इसमें कहा गया है कि यदि बोझ ना हो तो यहाँ से मुझे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा गया कि यहाँ के आईपीसी की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार लेंगे। प्रश्न संख्या 17, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहे हैं। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? दुलाई वाली कहानी का स्थान काशी का दशाश्वमेध घाट है। दुलाई वाली कहानी में बंशीधर कलकत्ता के रहने वाले हैं। दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली महिला के रूप में नवल किशोर हैं। दुलाई वाली कहानी में बंशीधर की पत्नी जानकी हैं। तो 18 का आपका बी होगा, कलकत्ता नहीं बल्कि दुलाई वाली कहानी में बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, कलकत्ता के रहने वाले नहीं हैं। दुलाई वाली महिला के रूप में, शायद ये जो प्रश्न मैंने कराया था किसी ने कमेंट भी किया था कि दुलाई वाली महिला के रूप में बंशीधर हैं, नहीं, नवल किशोर हैं, जो कंबल ओढ़कर बैठे रहते हैं, नवल किशोर। प्रश्न संख्या 19, मैं तुमसे घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? तो जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, आकाशदीप। राही कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? तो राही ने नाज की गठरी चोरी की है। नाज की गठरी में 3-4 सेर अनाज था। राही को चोरी के लिए साल भर की सज़ा होती है। राही मंगरोरी जाति की है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपका बी होगा। देखिए 3-4 शेर, यहाँ बात शेर की हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये सब मेंशन कर रहे हैं। हो सकता है कभी पूछे, लेकिन इतनी छोटी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहानी आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं शामिल करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपके जब दिमाग में आएंगी तो आप सोचेंगे नहीं ये चीज़ तो मैंने पढ़ा था, और धीरे धीरे वो सारी कहानी आपके दिमाग में याद आ जाएंगी और आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर जो ये विकल्प देख रहे हैं, इस तरीके के विकल्प 4-4 विकल्प मैं सेट करता हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। तो अनाज की गठरी में 3-4 सेर नहीं बल्कि 5-6 सेर अनाज था। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र है। राही कहानी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। बिखरे मोती कहानी संग्रह में 16 कहानियां संग्रहित हैं। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में 14 कहानियां संग्रहित हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ए। सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह बिखरे मोती है, सीधे साधे चित्र नहीं, बिखरे मोती। हो गया। चलिए तो अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कहानी का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य नहीं है? तो कैलाशी नानी, बल्कि उन्मादनी, वेश्या की लड़की, सोने की कंठी, ये सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य है, लेकिन कैलाशी नानी का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य नहीं है। अगला प्रश्न, राही ने कौन सा दृश्य देखकर चोरी की थी? तो सामने किसी का भूखा बच्चा रो रहा था और उसी को देखकर उसके बच्चे की याद आ जाती है और वो चोरी करती है। तो यहाँ पर 23 का ए होगा। 24 में निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? राही का पति घर पर रहता है, आलसी है, कुछ नहीं करता। अनीता ने राही से पूछा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है। सी विकल्प में अनीता स्वप्न में मंगरोरी जात के उत्थान के बारे में देख रही थी। अनीता को बिना शर्त जेल में इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उनके पिता बीमार हैं। तो यहाँ पर 24 का आपका ये होगा, क्योंकि राही का जो पति है वो घर पर नहीं रहता है, वो आलसी नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर यह कथन गलत लिखा हुआ है और यही असत्य है, क्योंकि राही का पति जेल में ही मर गया है। राही के पति को भी सजा होती है, जेल में डाल दिया जाता है और जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? तो आकाशदीप कहानी का है। 25 का ए होगा। आकाशदीप कहानी में चंपा के पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। राजा निर्बंसिया कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? यह कहानी कमलेश्वर की है जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें पात्र जगपति और उसकी पत्नी चंदा है। एक माँ अपने बच्चे को राजा निर्बंसिया की कहानी सुनाती है। इस कहानी में दयाराम अस्पताल का कंपाउंडर है। तो दयाराम नहीं बल्कि बच्चन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर है। इस कहानी में अस्पताल का कंपाउंडर कौन है? तो बच्चन सिंह है। चंदा जगपति के लिए अपना कौन सा आभूषण गिरवी रखती है? तो हाथ का कड़ा गिरवी रखती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। राजा निर्बंसिया कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? जगपति कहता है कि चंपा को कि तुम मुझे दफनाना। जगपति कहता है कि मैं तेल पीकर मरा हूँ। दयाराम जगपति का ममेरा भाई है। जगपति कानून के नाम पत्र लिखता है। तो यहाँ मैंने जब प्रश्न कराया था तभी मैंने यहाँ पर लिख दिया था लाइव क्लास में कि ममेरा भाई नहीं बल्कि मौसेरा भाई है। जगपति दयाराम जगपति का मौसेरा भाई है। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? तो भगत की गत। भगत की गत एक बार पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि भगत की गत कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई। आप लोग लिख लें किसका है? तो हरिशंकर परसाई का है। आपका रिवीजन कैसा चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताइएगा। और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य आपका पूरा हो। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुँचाए और इस तरीके से आप रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ इस परीक्षा के बाद अभी तो हमारे 4 ऑनलाइन बैच थे, चारों ऑनलाइन बैच फिनिश हो गए, सारा कोर्स हो गया, उनमें रिवीजन चल रहा है लोगों का। और इस परीक्षा के बाद 25 सितंबर से नए बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएगा और 1 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। आप भी अपने जानने वालों को इस बैच में ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और आगे बढ़ सकें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, राजेंद्र बाला घोष चंदेव से मेरी बातें, जैनेन्द्र कुमार दुलाई वाली। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं? बहुत साधारण प्रश्न जो आपके पाठ्यक्रम में है उन्हीं कहानियों पर आधारित मैंने यहाँ प्रश्न बना दिए हैं ताकि पाठ्यक्रम का आपको याद हो जाए।
राजेंद्र बाला घोष का है दुलाई वाली, तो यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? निर्मल वर्मा परिंदे, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, ज्ञान रंजन पिता, कृष्णा सोबती इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, तो यहाँ पर भी डी सुमेलित नहीं है क्योंकि हरिशंकर परसाई का है, ना कि कृष्णा सोबती का। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, कमलेश्वर चीफ की दावत, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया, शेखर जोशी कोसी का घटवार, तो यहाँ पर असत्य होगा चीफ की दावत भीष्म साहनी का है। चीफ की दावत किसका है? कमलेश्वर का नहीं है, बल्कि चीफ की दावत भीष्म साहनी का है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अज्ञेय का ग्रेगिन, रेणु का लालपान की बेगम, मृदुला गर्ग का तीसरी कसम, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, तो यहाँ पर जो तीसरी कसम लिखा हुआ है सी विकल्प में, वो मृदुला गर्ग का नहीं है बल्कि फरीशनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी, कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद, दुनिया का अनमोल रतन, शेखर जोशी, तो आपका यहाँ डी होगा क्योंकि दुनिया का अनमोल रतन किसका है? प्रेमचंद जी का है, शेखर जोशी का नहीं है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो अभिमान, सही उत्तर होगा डी, अभिमान रांगे राघव की है। ध्यान रखना, अभिमान, क्योंकि ईदगाह भी पूछा गया, सभी को याद है, सदगति सभी को लगभग याद है, घासवाली लगभग सभी को याद है, लेकिन अभिमान शायद सभी को न याद हो, तो अभिमान आप लिख लें, रांगे राघव का है। निम्न कहानियों का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले होगा एक टोकरी भर मिट्टी, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तो पहला ही विकल्प आपका सही होगा क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहले मिल रहा है 1901। दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष 1907, कानों में कंगना, राजा राधिका रमन 1913, उसने कहा था, चंदा शर्मा गुलेरी 1915। तो इस तरीके से आपका सही सुमेलित कौन है? अगर पाठ्यक्रम पर ही आधारित प्रश्न बना दिए जाएं तो कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। निम्न कहानियों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका होगा आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद का, यानी सही विकल्प बी होगा, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का 1929। ईदगाह प्रेमचंद जी का 1933। कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया 1957। परिंदे निर्मल वर्मा 1960। तो इस तरीके से आपका सही विकल्प होगा 8 का बी। हाँ, अब हो सकता है इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं कि परिंदे जैसे 1959 कोई बता रहा है, कोई 1960 बता रहा है। कालक्रमानुसार अगर देखें तो कालक्रमानुसार आपका सही क्रम यही होगा, क्योंकि कालक्रमानुसार जो भी पूछे जाते हैं वो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, कम से कम 2-3 वर्षों का फ़र्क होता है। ये नहीं कि लगातार जैसे 1960, 61, 62, 63 ऐसे पूछ लिया जाए या 1933, 34, 35 का पूछ लिया जाए, लेकिन कहानियों के बीच में कम से कम 2-3 वर्षों का, 5 वर्षों का, 10 वर्षों का अंतर होता है। इसीलिए ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि कई स्रोतों में अलग अलग भी मिल जाते हैं कुछ कहानियाँ या कुछ रचनाएँ। अगला प्रश्न, निम्न कहानियों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले होगा आपका कौन सा है? प्रश्न संख्या 9। तो इनमें अगर देखें तो इनमें सबसे पहले होगा आपका कोसी का घटवार। कोसी का घटवार 1957 ईस्वी, बी विकल्प आपका होगा। कोसी का घटवार आप लिख लें 1957। समर्पण 1961, दौड़ 1965 और रास्ते 1900 दिसंबर 1965। तो इस तरीके से ये कहानियाँ हैं, इनका क्रम है। शेखर जोशी की ये सारी कहानियाँ हैं, तो यहाँ शेखर जोशी की है। वैसे समर्पण, दौड़, रास्ते इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कोसी का घटवार है, तो कोसी का घटवार की वजह से मैंने यहाँ पर आपको इतनी सारी कहानियाँ दी थी, सिर्फ याद कराने के लिए। कोसी के घटवार कहानी में जब लक्ष्मा घटवार के पास गेहूँ लेकर आती है तो किस पेड़ की छाँव में बैठती है और गुसाई से बात करते हुए उसी पेड़ के फूल की पंखुड़ियों को तोड़ती है? अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सिर्फ और सिर्फ कहानी को याद कराने के लिए, थोड़ा सा इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं इतना डीपली यहाँ पर प्रश्न दे रहा हूँ, 1-2 प्रश्न बीच बीच में, बाकी इतना डीप नहीं पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अनार का पेड़ है, अनार का जो कलियाँ हैं नीचे गिर रही हैं, उन्हीं के फूल को उठाती है और बैठ के तोड़ती है और नीचे सर किए हुए और गुसाई से बातें करती हैं। कोसी के घटवार कहानी में लक्ष्मा का विवाह गुसाई से क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एक फौजी है।
क्योंकि गुसाई अनाथ था, क्योंकि वो लक्ष्मण से शादी से पूर्व प्रेम करता है, क्योंकि लक्ष्मण ने कसम ली थी ग्राम देवता गंगनाथ जी का। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा गुसाई अनाथ है। गुसाई अनाथ रहता है, इसलिए लक्ष्मण का विवाह गुसाई से नहीं होता है। कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। ये सलाह लक्ष्मण को कौन देता है? तो ये सलाह गुसाई देता है। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य किस शहर से प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका नैनीताल से प्रारंभ होती है। अपना अपना भाग्य कहानी में 2 मित्र किस होटल में ठहरे थे? तो होटल डी पब। सही उत्तर होगा होटल डी पब। अपना अपना भाग्य कहानी में ठंड से ठिठुर कर किसकी मृत्यु होती है? तो एक गरीब लड़के की। सही विकल्प होगा आपका 15 का डी, एक गरीब लड़के की। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी की महिला पात्र कौन है? तो कानों में कंगना की महिला पात्र कौन है? तो किरण है। कानों में कंगना कहानी के पुरुष पात्र नरेंद्र का 2 साल या वर्ष किस शहर में व्यतीत हुआ है? तो मुरादाबाद शहर में। सही उत्तर होगा 17 का डी, मुरादाबाद। राजा निर्वंशिया कहानी में जगपति अफीम और तेल पीकर क्यों मरा? क्योंकि वो भयंकर रोग से ग्रसित था, उसकी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था, वो बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था, वह एक मनोरोगी था। तो उसने इसलिए कि वो बच्चन सिंह जो कंपाउंडर है उसका कर्जदार था, इसलिए उसने ऐसा किया। झूठी प्रदर्शन प्रियता और छद्म आधुनिकता को सामनाथ के चरित्र के रूप में किस कहानी में दिखाया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा डी, चीफ की दावत। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया कहानी में रब तूने सलामत रखे बच्चा खुशियां बख्शे, यह कथन किसका है? तो यह साहनी कहती है, अभी मैंने कराया भी है। पिता कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पुत्र अपने पिता के बारे में चिंतित है, मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण है, उच्च वर्गीय परिवार का चित्रण है, परंपरावादी रूढ़ियों व आधुनिकता में द्वंद्व का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उच्च वर्गीय परिवार का चित्रण है। सही उत्तर होगा आपका सी, इसमें उच्च वर्गीय परिवार का चित्रण है। परिंदे कहानी में एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जीना काफ़ी खौफनाक बात है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। सही उत्तर होगा डॉक्टर मुखर्जी। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूँगा, कथन किसका है? सही उत्तर होगा वजीरा सिंह का यह कथन है। सही उत्तर होगा 23 का बी, वजीरा सिंह। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी, कथन किसका है? तो लहना सिंह का कथन है। सही उत्तर होगा आपका ए, लहना सिंह। मैं शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है? तो मैं शैली में लिखी गई कहानी है ग्रेगिन। सही उत्तर होगा 25 का बी, ग्रेगिन कहानी। माता दिन चांद से क्या लाए थे? तो माता दिन चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाए थे। राही कहानी में राही ने किसकी चोरी की थी? तो नाज की गठरी की चोरी की थी। परिंदे कहानी में केंद्रीय पात्र कौन है? तो मिस लतिका परिंदे कहानी में केंद्रीय पात्र हैं। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? सही उत्तर होगा 6 पैसे बताई थी। निम्न में से किस कहानी का दूसरा नाम रोज भी है? तो सही उत्तर होगा आपका ग्रेगिन। हरशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। मंगरोरी जाति का चित्रण निम्न में से किस कहानी में किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका राही। मंगरोरी जाति का चित्रण किस में है? राही में है। हामिद के गांव से ईदगाह कितनी दूर है? तो 3 कोस। सही उत्तर होगा बी, 3 कोस। हामिद ने अपने चिमटे का क्या नाम बताया था? तो सही उत्तर होगा रुस्तमे हिंद। यहाँ पर विकल्प दिया गया रुस्तमे हिंद, रुस्तमे भारत, रुस्तमे वतन, रुस्तमे शेर। तो इस तरीके के विकल्प होंगे कि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना रुस्तमे हिंद बताया है। क्या मैं किसी खूबसूरत बुढ़िया से कम हूँ?
अपने स्वभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ, कथन किसका है? तो यहाँ पर मिस लतिका का कथन है। अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह लें अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे, कथन किसका है? तो मिस वुड का कथन है। सही उत्तर होगा आपका 36 का डी, मिस वुड का कथन है। अगला प्रश्न, पिता कहानी में भीमकाय दरवाजे किसके लिए कहा गया है? तो लेखक पिता के लिए कहता है। सही उत्तर होगा आपका 37 का बी। 38 में देखें, किस कहानी में दो कथाएं एक साथ चलती हैं? तो राजा निर्बंसिया में दो समानांतर कथाएं चलती रहती हैं। अगला, सिक्का बदल गया कहानी में इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी, साहनी ने ये शब्द किससे कहे हैं? तो दाऊद से कहा है। थानेदार जो दाऊद है उस दाऊद से कहती हैं। वजीराबाद स्टेशन का दृश्य किस कहानी में है? सही उत्तर होगा ए, अमृतसर आ गया। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जमींदार का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा श्रीमान। जमींदार को सिर्फ श्रीमान कहा गया है, बाकी कहीं पर कोई नाम का उल्लेख नहीं है। चंदेव से मेरी बातें कहानी में किस शहर का वर्णन है? अभी मैंने आपको बताया है, कलकत्ता। चंदेव से मेरी बातें कहानी में के लिए असत्य कथन कौन सा है? कहानी में वृद्ध कहा है चंद्रदेव को, फैमिली डॉक्टर धनवंतरी को कहा है, देवताओं में धनवंतरी को चीफ जस्टिस कहा गया है, कहानी में आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। तो यहाँ पर देवताओं में धनवंतरी को चीफ जस्टिस कहा गया है। देवताओं में धनवंतरी को चीफ जस्टिस कहा गया है। यहाँ पर फैमिली डॉक्टर धनवंतरी नहीं, बल्कि देवताओं में धनवंतरी को चीफ जस्टिस कहा गया है। अगला, लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? तो बिरजू की माँ को कहा गया है। सही उत्तर आपका हो गया बिरजू की माँ। पात्र हीरामन और हीराबाई किस कहानी में है? तो सही उत्तर होगा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम 45 का आपका डी होगा। आकाशदीप कहानी में द्वीप का नाम चंपा द्वीप किसने रखा था? सही उत्तर होगा आपका बी, बुद्धगुप्त। परिंदे कहानी आधुनिक भावबोध के किस अंश की पीड़ा को उद्घाटित करते हैं? तो यहाँ पर क्षणबोध की प्रवृत्ति को भी उद्घाटित करते हैं, अकेलेपन की त्रासदी को भी उद्घाटित करते हैं, मानसिक अवहेलना को भी उद्घाटित करते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। राजा निर्बंसिया कहानी में निम्नलिखित कथन किसका है? यह हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। राजा निर्बंसिया कहानी में यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा जगपति का कथन है। हाँ, जगपति का कथन है। 48 का ए हो गया जगपति। 49 में देखें, राही कहानी में राही को चोरी के जुर्म में कितने दिन की सज़ा होती है? तो सही उत्तर होगा 49 का आपका 1 वर्ष की सज़ा होती है। सही उत्तर डी होगा, 1 वर्ष की सज़ा होती है। हरिया निमाए हरिया निभैने हरिया ते भागी भरिया हैं काव्य पंक्तियाँ किस कहानी में बूढ़ी माँ गाती हैं? तो यहाँ पर चीफ की दावत, जब चीफ की दावत होती है, बूढ़ी माँ को पहले खांसने से मना कर दिया जाता है कि आप खांसे ना। एक छोटी से कमरे में जीना के नीचे, जिसे सीढ़ियों के नीचे कहा जाता है, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें एक कुर्सी पर बैठाल दिया जाता है और कहता है कि आप सोएं ना, क्योंकि जब आप सोती हैं तो आपकी नाक बजती है, हमारे जो चीफ गेस्ट आएंगे वो क्या सोचेंगे। लेकिन चीफ गेस्ट उनको देख लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि दादी आप या माता जी आप अपने समय की कहानियाँ सुनाइए, अपने समय के कुछ गीत सुनाइए। तो ये पंक्तियाँ गाती हैं, बूढ़ी माँ ये पंक्तियाँ गाती हैं चीफ की दावत में। अगला प्रश्न, सामनाथ किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर होगा आपका चीफ की दावत, डी। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अभी मैंने आपको बताया है, प्रतीक में प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर होगा 52 का सी, प्रतीक। सिक्का बदल गया कहानी में हसैना कौन है? तो हसैना शेरा की पत्नी है। सी उत्तर होगा, हसैना शेरा की पत्नी है। नालंदा पर गिद्ध किसकी कहानी है? तो सही उत्तर होगा, शायद सभी लोगों को ना पता हो,
अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लें। डॉक्टर देवेंद्र की कहानी है नालंदा पर गिद्ध। आकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो आकहानी के हैं निर्मल वर्मा। मैं आपको बता दूं, आकहानी के निर्मल वर्मा हैं। सक्रिय कहानी के राकेश वत्स हैं। राकेश वत्स सक्रिय कहानी के हैं। सहज कहानी के अमृत राय हैं और सचेतन कहानी के महीप सिंह हैं। इसीलिए मैंने चारों को विकल्प में ले लिया है ताकि यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको बताया जा सके। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह, सहज कहानी अमृत राय, सक्रिय कहानी राकेश वत्स और जो आपके प्रश्न में है कहानी उसके लिए निर्मल वर्मा। निम्न में से कौन सी कहानी मुक्तिबोध की नहीं है? तो यहाँ पर दादी अम्मा मुक्तिबोध की नहीं है, कृष्णा सोबती का है। सही उत्तर होगा दादी अम्मा, क्योंकि ये मुक्तिबोध का नहीं है, कृष्णा सोबती का है। निम्न में से कौन सी कहानी शेखर जोशी की नहीं है? तो 9 साल छोटी पत्नी। 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया का है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप लिख लें। 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया का है, शेखर जोशी का नहीं है। मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी? तो यही सच है, सही उत्तर होगा बी, यही सच है। मृदुलागर की किस कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण है? तो विनाशदूत, सही उत्तर होगा बी, विनाशदूत। कृष्णा सोबती की किस कहानी को लघु उपन्यास भी कहा जाता है? तो मित्रों मरजानी, सही उत्तर होगा 60 का ए। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को किसने घासलेटी साहित्य कहा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास, 61 का ए, बनारसी दास। 62 खैरा पीपल कभी न डोले कहानी के कहानीकार कौन है? शिव प्रसाद सिंह, सही उत्तर होगा आपका डी, शिव प्रसाद सिंह। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी का नायक कौन है? तो सही उत्तर होगा उद्दिगन। रमई बालो डीएसपी साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो सही उत्तर होगा टोपी। टोपी कहानी के पात्र हैं जो कि संजय सहाय का है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गजाधर बाबू उषा प्रेमवदा की किस कहानी के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 65 में देखें तो गजाधर बाबू आप जानते हैं वापसी कहानी के पात्र हैं। ईदगाह कहानी का पात्र हामिद कितने वर्ष का था? तो 4 से 5 वर्ष। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ईदगाह कहानी का पात्र हामिद कितने वर्ष का है? तो 4 से 5 वर्ष का। ईदगाह कहानी का पात्र हामिद दादी के लिए ईदगाह मेले से क्या लेकर आता है? तो चिमटा। बताने की ज़रूरत नहीं, अभी हो ही चुका है। चिमटे की कीमत भी मैंने आपको बता दिया है। ईदगाह कहानी का पात्र चिमटा कितने रुपए में खरीदता है? तो कितने पैसे में? तो 3 पैसे में खरीदता है, लेकिन दुकानदार कितना बताया था वो प्रश्न आपको मैं करा चुका हूँ। कफन कहानी का पात्र कौन नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मूलिया। कफन कहानी की पात्र नहीं है, बल्कि घासवाली की पात्र है। सदगति कहानी का पात्र कौन नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका महावीर, क्योंकि महावीर घासवाली कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कहानी में बदले हुए पारिवारिक वातावरण के संबंध में स्थितियों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा भीमसानी की जो कहानी है चीफ की दावत, उसमें कहा गया है। सही उत्तर होगा चीफ की दावत, चीफ की दावत। पत्थर की आंखें कहानी के कहानीकार कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका कमल जोशी, पहला। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह का नहीं है? तो माही मारकंड की है। माही कहानी संग्रह मारकंड की है, शिव प्रसाद सिंह की नहीं है। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह मारकंड की नहीं है? तो जिंदगी और जोंक, शायद आप सभी लोग जानते होंगे, अमरकांत का है जिंदगी और जोंक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की किस कहानी में विक्टोरिया का शासन वर्णित किया गया है? तो सही उत्तर होगा आपका पहला विकल्प गुंडा, ये भी पूछा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। राहुल बजाज और केतकी किस कहानी के पात्र हैं? तो ज्ञानरंजन की कहानी जो पिता है, पिता कहानी, उस पिता कहानी में राहुल बजाज और केतकी पात्र हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे जी की है? तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए उपरोक्त सभी होगा। विपत्का भी है, भग्नदूत भी है, छोड़ा हुआ रास्ता भी है, लौटती पगडंडिया भी है, ये तेरे प्रतिरूप भी हैं। तो वैसे विपत्का, भग्नदूत ये लगभग सभी जानते हैं, लौटती पगडंडिया भी जानते हैं, लेकिन ये तेरे प्रतिरूप और छोड़ा हुआ रास्ता कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने दे दिया कि उपरोक्त सभी है, आप लोगों को पता हो जाए। अज्ञे के बारे में निम्न कथन किसका है? कि अज्ञे ने निश्चय ही युद्ध के मोर्चे से लौटकर साहित्यिक सक्रियता का परिचय दिया। प्रतीक के संपादन के साथ उन्होंने कविता और उपन्यास की तरह
कहानी रचना की दिशा में भी उत्साह से कदम आगे बढ़ाया, और वो भी युद्धोत्तरकालीन विविध सामाजिक अनुषंगों का आभास देते हुए। ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। सही उत्तर होगा आपका सी, डॉक्टर नामवर सिंह। अज्ञे की कहानी रोज यानी गैगिन किस कहानी संग्रह में संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए विपथिका, जरूर ध्यान रखिएगा। गैगिन कहानी में मालती के घर आया अतिथि मालती का रिश्ते में कौन लगता है? तो रिश्ते में उसका प्रेमी नहीं है, कई लोग प्रेमी पर टिक किए थे पिछली बार जब मैंने कराया था, उसका भाई है। नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। रविंद्र का कथन है, ये आचार्य रविंद्रनाथ का कथन है। सही उत्तर 81 का आपका ए होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित, निम्न में से सुमेलित कीजिए। देखिए, मनोहर कहानी की अगर बात करें तो यहाँ पर मनोहर कहानी नवल किशोर का है, तो मनोहर कहानी नवल किशोर का है, तो इसलिए एक का हो जाएगा आपका मनोहर कहानी नवल किशोर, एक का दूसरा हो जाएगा, यानी डी सही है। वामा मनोरंजन की बात करें तो वामा मनोरंजन शिव प्रसाद का है। हास्य रत्न चंडी प्रकाश का। कथा कुसुम की बात करें तो अंबिका दत्त व्यास। तो इस तरीके से आपका डी सुमेलित है। देखो तो सने सने भूमि में परिवर्तन लक्षित होने लगा। अरुणता मिश्रित पहाड़ी रेतीली भूमि, जंगली बेर, मकोच की छोटी छोटी कंटमय झाड़ियाँ दृष्टि के अंतर्गत होने लगीं। उपर्युक्त प्राकृतिक वर्णन किस कहानी का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, इसका है। शांत फूली हुई आकाश में एक और चंद्रमा दूसरी ओर सूर्य, पर दोनों लाल लाल अजब समा बंधा हुआ है। कसेरू गडेरी और फूल बेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे। यह प्राकृतिक चित्रण किस कहानी का अंश है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो भारतेंद्र जी का है, इसका ये कथन है। आकाशदीप कहानी में कौन सा पात्र पोताध्यक्ष है? तो मणिभद्र। सही उत्तर होगा आपका मणिभद्र। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। उपयुक्त कथोपकथन किस कहानी का है? तो ये आकाशदीप का है। 86 का आपका हो जाएगा सी, आकाशदीप। 87 आकाशदीप की चंपा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? चंपा साहसी ब्राह्मण कन्या है। चंपा एक गंभीर नारी है। चंपा नारी होने पर स्वाभिमान प्रकट करती है। चंपा का स्वभाव भावुक और कोमल है। तो यहाँ पर चंपा साहसी है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नारी है। चंपा साहसी जरूर है लेकिन वो ब्राह्मण कन्या नहीं है बल्कि क्षत्रिय नारी है। तो 87 में असत्य होगा आपका ए। 88 में पिता कहानी में पुत्र चाहते हैं कि पिता किस इम्पोरियम का धोती कुर्ता पहने? तो यहाँ पर सही होगा उत्तर दिल्ली इम्पोरियम का धोती कुर्ता पहनने की बात हो रही है। निम्न में से कौन सी कहानी ज्ञानरंजन की नहीं? तो मेरा वतन ज्ञानरंजन का नहीं है, क्योंकि मेरा वतन विष्णु प्रभाकर का है। अगला प्रश्न, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में इंस्पेक्टर का मुंशी कौन है? तो अब्दुल गफूर। क्योंकि चलिए अब बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, 57 मिनट हो चुके हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में मातादीन चालक को अंतरिक्ष में क्या करने को कहते हैं? तो हॉर्न बजाने को कहते हैं। सही उत्तर 91 का डी होगा, हॉर्न बजाने को कहते हैं। अगला प्रश्न 92 पर देखते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पहुंचते हैं तो उन्होंने अफसरों के कंधों पर क्या देखा? तो सही उत्तर कंधों पर एक भी स्टार नहीं था। क्या देखा? तो कंधों पर एक भी स्टार नहीं दिखाई दिए थे। मातादीन चांद पर कोतवाल से कौन सा मुहावरा कहते हैं? तो कोतवाल से कहते हैं कि ऊपर से हो रहा है। पूरी कहानी में जो मुहावरा प्रयुक्त किया गया वो कहा गया ऊपर से हो रहा है। निम्न में से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा का नहीं है? तो कवि की स्त्री। कवि की स्त्री निर्मल वर्मा की नहीं बल्कि सुदर्शन की है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, कवि की स्त्री कहानी निर्मल वर्मा का नहीं है, सुदर्शन का है। 95 निम्न में से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर होगा भिक्षुराज। सही उत्तर होगा भिक्षुराज निर्मल वर्मा का नहीं है बल्कि चतुर्सेन शास्त्री का है। अगला प्रश्न, इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। उपर्युक्त पंक्तियां परिंदे कहानी में कौन गुनगुनाया है? तो ह्यूबर्ट। सही उत्तर होगा आपका ह्यूबर्ट। 96 का बी। परिंदे कहानी में गिरीश ने किसे चढ़ाते हुए कहा मैन ईयर ऑफ कुमायूं, मैन ईयर ऑफ कुमायूं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मिस लतिका। महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? तो यहाँ पर होगा सही उत्तर एक टोकरी भर मिट्टी। अगला प्रश्न, एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार का क्या नाम है? अभी मैंने करा दिया है आपको श्रीमान। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जमींदार के महल के पास किसकी झोपड़ी होती है? तो एक वृद्ध विधवा की होती है। तो इस तरीके से आपने ये देखा।
आपकी कहानी का मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपकी कहानी का रिवीजन हो गया होगा। अब ऐसे इकाई हम लोग 8 की बात करेंगे। इकाई 8, 9, 10 ऐसे ही रिवीजन आपका होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचे, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ। और जो लोग नए हैं, अभी शुरू किए हैं, सोचते हैं कि इस बार नहीं अगली बार परीक्षा देंगे, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। 25 सितंबर से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा और 1 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। क्या फीस होगी, सारी जानकारी आप ऊपर दिए गए नंबर पर ले सकते हैं।